शुरुआती दौर से ये मैं काफ़ी डिफरेंट डिबेट्स में मैंने इस चीज़ को रेज भी किया है कि क्या रेरा को टूथलेस बॉडी क्यों बोला जाता है। टूथलेस बॉडी का मतलब है कि वो एक अथॉरिटी तो है, लेकिन वो चीज़ों को एंड कंज्यूमर को क्या चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए आज के दिन में रेखा सिंह ने एडवोकेट रेखा सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मान लीजिए एक ऑर्डर आ भी जाता है, तो क्या वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिकॉज क्या होता है, पेपर डिग्री लेके कहीं घूमना ये बड़ी आसान चीज है, लेकिन पेपर डिग्री के अंतर्गत में जो हमें रिलीफ मिला है, क्या वो मुझे रिलीफ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रेरा की का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां तक मुझे ये बात समझ में आती है, क्योंकि मैंने रेरा एक्ट को बहुत ही क्लोजली पढ़ा है, रेरा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जुडिशियल बॉडी जैसे एक कोर्ट होता है, वो कोर्ट नहीं है, वो एक अथॉरिटी है। उसमें लीगल एक्सपर्ट जैसे लीगल जजेस नहीं बैठते, वहां पर एक आईएएस अधिकारी बैठते हैं जो चीजों को समझ सकते हैं और वो उन चीजों को इसमें ऑर्डर पास करते हैं। तो और उनका जो ऑर्डर पास होता है, क्या वो डिग्री है कोर्ट के अंदर में, तो मेरे हिसाब से वो डिग्री भी है, हाँ, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बिकॉज उन्होंने पूरे मैकेनिज्म को इतना लचीला उन्होंने बना रखा है। हाँ, क्योंकि भाई अब कानून तो है, लेकिन कानून को कोर्ट किस तरह से इस्तेमाल करती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मृणाल जी, अगर एग्जीक्यूशन ही नहीं है किसी चीज का तो कानून का फायदा क्या बनेगा फिर आम लोगों की नजर में? हाँ, नहीं, बात बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न भी है कि क्या रेरा से अगर जो ऑर्डर पास होता है, क्या वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट वो 80%, 70%, 70-30 का रेशियो है। लेकिन जो 30% जो बिल्डर्स हैं, जो एक्चुअली साइफन ऑफ करते हैं पैसे को, मतलब पैसे उठा के इधर से उधर करते हैं, वो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं रेरा से। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। चाहे वो मैनेज करते हैं, चाहे वो सोचते हैं कि ये कोर्ट ही नहीं है। इसमें लीगल इंटरफेस जो एडवोकेट्स हैं उनको भी ये उनकी भी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ जाती है कोर्ट के माध्यम में। कि कोर्ट में ये चीज को समझाया जाए कि ये जो एक्ट है, ये एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है, और इस एक्ट के अंतर्गत आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं जो शायद वहां पे जो लोग एग्जीक्यूटिव हैं जो बैठे हुए हैं, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि एक्ट के अंदर में उनकी पावर क्या है। ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं रेखा सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, बाकी गेस्ट के पास भी मैं आऊंगा। थोड़ा थोड़ा आंसर मैं लेना चाहूंगा। रेखा सिंह जी, जैसा कि मृणाल जी ने बताया कि मॉनिटरिंग बॉडी है, लेकिन उससे लोग डर नहीं रहे, जो बिल्डर है वो डर नहीं रहते, मैनेज कर लेते हैं या फिर जैसे भी काम करते हो। तो अगर डर नहीं रहेगा, जो मॉनिटरिंग बॉडी होगी उसका ही अगर डर नहीं रहेगा, तो फिर कैसे मैनेज होगा, लोगों की समस्याएं कैसे एग्जीक्यूट होगी, उनके जो भी निस्तारण है कैसे होगा, उन सब चीजों का निस्तारण? प्रशांत जी, मृणाल जी और अरुण तिवारी जी जहाँ तक बोल रहे हैं, तो ये इनकी बातों का मतलब एक ही है और मैं भी एक ही बात बोलूंगी। रेरा जो है, रेरा के बारे में मैंने काम किया 2016, 17, 18 तक, 17 के एंड तक मैंने काम किया कंज्यूमर कोर्ट में। जो हम दिखाते थे बिल्डर्स के प्रति वो होते थे। अभी प्रतीक बिल्डर्स पर मैं काम कर रही हूँ, जो कि रीट हाई कोर्ट में फाइल है। उस पर भी कुछ भी काम नहीं रहे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, या आप सब भी बहुत दुखी होंगे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ, जो कि पोजीशन में गढ़ लिए हैं, अभी सुपरटेक की बात बोले, इल्डिगो की बात बोले, या अजनारा में ही, ये बहुत ही भयावह तरीके से, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एक बहुत ही डरावना संकेत है। तो मैं कल भी डिबेट में ये बात बोली थी और आज भी बात बोली हूँ कि रेरा में चक्कर लगाने से आपके कुछ नहीं होंगे। 360 दिन जाएंगे, 16, 17 आप एक डायरेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में ना जाके और आगे बढ़िए, और एक सिविल प्रोसीजर जो भी है उसमें आगे बढ़ के और आगे जाइए और आगे लॉ का इस्तेमाल कीजिए, कि जिससे कि और बिल्डर्स, अदर बिल्डर्स पर एक नकाब कसा जाए। और इसमें एजुकेशन की कोई बात नहीं, मृणाल सर ने सही बात कहा, तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि हमें स्ट्रांग होना है, हमें पावर का पूरे से पूरे तरीके से फायदा उठाना है। हमें ये नहीं देखना है कि रेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये सारे बिल्डर्स की सेटिंग होती है, सारे बिल्डर्स की सेटिंग होती है।
हमें ठीक है खुद रेखा ही सिंह जी। अलर्ट रहना है, हमें खुद ही अलर्ट रहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाए कि हम बिल्डर्स फ्लैट ना ले, उसके तरफ ना जाकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट्स के प्रति लगाएं। थोड़ा कठिन है, ये बोलते हैं ठीक है। एडवांटेज, डिस एडवांटेज है। क्यों बिल्डर्स फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं हम सोच रहे हैं कि अगर रेरा से हमें कंज्यूमर से अगर हमें ऑथोराइज है, सर जी ने, मृणाल सर जी ने बोला है कि ये ऑथोराइज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। स्ट्रॉन्ग पावर कहाँ गया, आप मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग पावर ठीक है। कहाँ गया? ठीक है रेखा जी, मैं आपके सवाल का जवाब भी लेना चाहूंगा मृणाल जी से थोड़ा सा। मैं पहले आऊंगा एक तिवारी जी के पास। समय की थोड़ा सा अभाव है तिवारी जी। मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकती, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, तो कंज्यूमर अब क्या करे? आगे जाए, सिविल कोर्ट में जाए, कंज्यूमर कोर्ट को छोड़ दे, भरोसा उठ जाए, मतलब क्या करे? आप सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए, अब कर क्या ले कंज्यूमर? देखिए, मृणाल जी जो कह रहे थे कि नहीं जी वो तो मेंबर हैं, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक जुडिशियल बॉडी है वो, ये ऑर्डर 32 का वो एक्सरसाइज करता है पावर, कैसे जुडिशियल बॉडी नहीं है वो? एक जज भी उसमें अपॉइंट होता है, रेरा में कहीं भी जाइए, रेरा का एक जज अपॉइंट होता है वो। अब उसको आप चाहे एग्जीक्यूटिव कहिए चाहे सेक्रेटरी कहिए, किसी किसी स्टेट में सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, किसी किसी की जब काम करता है। ये बात जरूर है कि उसके क्रियाकलाप जो है, उसके कार्यक्रम जो है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह, जुडिशियल बॉडी की तरह नहीं है। लेकिन है तो आखिर उसका पावर ही ना। कोई ट्रिब्यूनल अगर बनता है तो क्या कहिए कि नहीं जी उसके जो एक्सपर्ट हैं वो जजेस के पावर नहीं। कंज्यूमर फोरम में अगर मान लीजिए कि एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे पत्रकार होते हैं, बहुत सारे, तो आप कहिए कि नहीं जी जुडिशियल बॉडी नहीं रखता है, सारी जुडिशियल पावर तो रखता है वो। ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि सरकार की नीयत में भी थोड़ी बहुत खोट है, आप इस बात को समझिए। क्योंकि अगर जैसा कि उन्होंने रेरा को अगर ड्राफ्ट किया, अगर रेखा जी कह रहे थे कि सिविल सूट में जाइए, अरे मैडम ये पहले भी था सिविल सूट में। सिविल सूट से अगर काम चल जाता तो फिर रेरा की जरूरत ही क्या थी? कंज्यूमर फोरम में पहले से ही था। आप जरा देखिए कि कंज्यूमर फोरम में पेनलाइज किए जाने की रेशियो क्या। आप जरा सिविल सूट में देखिए कि उसके ड्यूरेशन में और कितने बिल्डरों को आपने पेनलाइज किया है, कितना उससे वसूला गया पैसा, या क्या सजा दी कोर्ट ने। रही बात रेरा की, तो रेरा को टिथलेस बनाने के पीछे वही बिल्डर, वही वही उनके ग्रुप, वही सरकार के साथ जाकर के उनकी बैठकी। रही बात कि आप जब कह रहे हैं कि नहीं जी रेरा को ये पावर नहीं है, वो तो फिर बनाया है क्यों भाई? जब पावर ही नहीं दे तो। एग्जीक्यूटिव बॉडी तो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी में भी कंप्लेन कीजिए, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। बाकी कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री को लिख दीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये बॉडी बनाई गई किसी भी चीज को चैनलाइज करने के लिए, किसी भी चीज को किसी की शिकायत करे तो उसको सुनवाई के लिए। जैसे ही बात सुनवाई की जब आती है तो वहां जुडिशियल पावर इन्वॉल्व हो जाता है। डीएम के पास भी बहुत सारे जुडिशियल पावर्स होते हैं और वो एक्सरसाइज करता है, उसके बाद जुडिशियल पावर भी होते हैं। सवाल नीयत की है प्रशांत जी, किसी भी चीज की नहीं है। सवाल नीयत की है। बीच में फंसता है बेचारा लालच में कंज्यूमर, जो घूम फिर करके उसको मिलता है बात में लड्डू। अच्छा, अभी आखिर आप में ये भी देखिए बता आम्रपाली के साथ में क्या हो रहा है। आखिर में एक सवाल और, ये आप ये भी बता दीजिए, जो आज रेखा जी ने कहा था सिविल सूट की तरफ जाए, तो आपने कहा सिविल सूट पहले से था तो उससे तो कुछ होता नहीं था, इसलिए बनाया था कंज्यूमर कोर्ट में, इसलिए डाला गया था। बात है। नहीं ठीक है, तो अब अगर ये भी नहीं हो सकता, सिविल सूट में वो भी था, तब फिर क्या करें? अब वो उस तरफ रेखा जी ने पहुंचाया, अब आप किस तरफ पहुंचाना चाह रहे हैं कंज्यूमर को? नहीं, इसके पीछे देखिए लेजिस्लेचर के पीछे भी दबाव की प्रक्रिया चलती है हमेशा। आप जरा देखिए, क्या आपको लगती है सरकार, इतने लोग अगर आंदोलन नहीं किए होते, मृणाल जी तो उसके अग्रणी लीडर रहे हैं भाई, इन्होंने लीड किया उस मूवमेंट को, इन्होंने खड़ा किया उस मूवमेंट को। अगर इन लोगों ने, मृणाल जी ईमानदारी से बताइए, सारा चीज छोड़ दीजिए, क्या रेरा भी आया होता है? लड्डू भले हम कह रहे हैं कि लड्डू पकड़ा गया, एक कम से कम सुनवाई करने की जगह बनाएगी, मैं मानता हूं इस बात को। आप जरा पूछिए कि ये लोगों ने आंदोलन नहीं किया होता तो क्या ये ड्राफ्ट हुआ होता है, ये आया होता रेरा? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था बनती? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, अगर सरकार उसमें साथ नहीं देती तो अम्रपाली और जेपी के जो कंज्यूमर थे उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत न्याय किया मिलता? नहीं मिलता। तो लोकतंत्र में क्योंकि जनता एक प्रेशर बनाती है, प्रेशर गेम अपने लेजिस्लेचर पे दबाव बनाती है या एग्जीक्यूटिव बॉडी पे दबाव बनाती है, तो उसके लिए फिर कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवस्थाएं
पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं है, इनमें बहुत ही लूप होल्स है, इसमें जरूरत है करने की, लेकिन ये जरूरत तब होगी जब ये प्रेशर ग्रुप जो अभी काम कर रहा था, इसने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से बाकी जगह से, आप सोचिए ना, जरा सुपरटेक के उन बेचारे रेजिडेंस कमिटी वालों से पूछिए ना, कितनी चीजें झेली होंगी उन्होंने। भाई साहब ये गुंडे भेजते हैं, इनके पास बहुत सारे गुंडे हैं, गार्ड्स भी ये गुंडे रखते हैं और बाउंसर रखते हैं, ये क्या क्या उनको कितना खतरा रहा होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में कितनी लड़ाई लड़े हाई कोर्ट में, तब जाकर के उन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश लाया ढाने का, और ढाने के बाद देख लिए क्या हालत हो गई। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने पेनलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे मामलों में भाई बॉडी है, लेकिन मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कोर्ट को जो लगा होगा, सरकार पे भी कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है और सरकार पे छोड़ेगी। सरकार ने कुछ कहा भी कि नहीं मैं पेनलाइज करूंगा, अब कितना किया कितना नहीं किया, अपडेट ज्यादा बेहतर तरीके से मृणाल साहब बताएंगे। आप उनसे ये बात मृणाल जी के पास ही मैं आ जाता हूँ, थोड़ा समय का अभाव भी था, तो मैं जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे, तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये अन्ना का जन लोकपाल है, बन तो गया है लेकिन कुछ काम ज्यादा करेगा नहीं रेरा के बारे में। तो मृणाल जी, क्या यही हालत है आपके अन्ना के जन लोकपाल वाली रेरा की? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्ट्राडिक्शन रखना चाहता हूँ। देखिए लॉ तो है, इनैक्टमेंट है, पार्लियामेंट ने इनैक्टमेंट पास किया है, उसका एक पर्पस और ऑब्जेक्ट भी होता है। हर लॉ का एक पर्पस और ऑब्जेक्ट है, उसको उस पर्पस और ऑब्जेक्ट को यूज करने वाले कौन है, वहाँ के अथॉरिटी हैं जो वहाँ उस कानून का इस्तेमाल करते हैं। कानून का इस्तेमाल मैं भी करता हूँ एज एन एडवोकेट, और जो लोग वहाँ पर मैटर को एडजुडिकेट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं कानून का इस्तेमाल। उस कानून के अंतर्गत सारी चीज़ों का प्रावधान है। रेरा सिविल कोड भी है, ये मैं आपको बता दूं। रेरा के पास अटैचमेंट का भी पावर है, रेरा के पास अरेस्ट का भी पावर है, और रेरा के पास कैंसिलेशन का भी पावर है। ये सारी चीजें रेरा के कानून के अंतर्गत है, ठीक है। और जहां तक यूज कैसे होगा इसका फिर, अगर पावर इतनी है तो? हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एडजुडिकेटिंग बॉडी उन्होंने रेरा के अंतर्गत बनाई है, वो उस चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रही है, या किसी भी कारणवश वो कर नहीं पा रही है। ठीक है, चाहे वो हिडन रीजंस हो उसके, हाँ, या बिल्कुल एपरेंट रीजंस हो, वो नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज वो कानून तो है और उसमें पावर्स भी दिए गए हैं। अब जैसे ये आईबीसी की बात आप बता रहे थे, जो अभी इन्होंने बोला, अब ये बताइए, मैं आपको ये चीज बताने में आपको आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब आईबीसी कानून बना तब होम बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं थे। अब आपको ये चीज पे आप और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि होम बायर्स यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने आप को फाइनेंशियल। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि नहीं, होम बायर्स आर द स्टेक होल्डर्स, और वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के स्टेक होल्डर्स हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। इसलिए सेक्शन 58F गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो अरुण तिवारी जी बोल रहे हैं, और फिर होम बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर बने। अगर वो होम बायर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होते प्रशांत जी आज के टाइम में, तो जो सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में चली गई है, जो CIRP चलेगा, उसमें होम बायर्स का कोई स्टेक ही नहीं होता, सिर्फ बैंक का स्टेक होता। थोड़ा सा समय का अभाव था, मैं आखिरी सवाल आपसे ही लेना चाहूंगा कि सारी जो चर्चा है उसका लब्बो लबाब क्या है कंज्यूमर की तरफ से? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब उनको क्या करना है, धैर्य रखना है या कुछ और लीगल एक्शन कुछ उठाएं कि नहीं, जो रियल सुपरटेक के संदर्भ में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही धैर्य रख के चीजों को करें। हाँ, आपने इतना समय दिया है, थोड़ा सा आप खुद इस कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं, ये चीज दरो दिमाग में रखें, आप खुद करने वाले हैं, बिकॉज आप मेजर स्टेक होल्डर हैं उस कंपनी के अंदर में, ठीक है। नोएडा अथॉरिटी बाद में है, बैंक्स बाद में है, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स बाद में हैं, डायरेक्टर्स कोई नहीं है आज के टाइम में। आप धैर्य रखें और खुद डिसाइड करें कि आप अब क्या करना चाहते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बोलती है अपने सारे जजमेंट्स में कि कॉमर्शियल विजडम ऑफ द COC कैन नॉट बी चैलेंज्ड। कॉमर्शियल विजडम मतलब कि COC ने अगर कोई चीज अपने लिए डिसाइड कर लिया है कमर्शियली, हाँ, तो वो चैलेंज भी नहीं हो सकती। तो आप खुद से देखिए कि आप इस कंपनी को किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करनी है और बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में अपने लिए कैसे करनी है। ठीक है, AK तिवारी जी और रेखा सिंह जी सहमत हैं आप मृणाल जी की बात से कि धैर्य रखना चाहिए? मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट आया, अभी हाल फिलहाल में ही आया है भाई स्ट्रक्चरिंग के बारे में, कि पहला राइट, पहले क्या होता था कि बैंकर्स का पहला राइट बन जाता था, अब कंज्यूमर भी उसमें स्टेक होल्डर रहेगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं
कि मान लीजिए कि एक स्टेक होल्डर बैंक है, एक स्टेक होल्डर अथॉरिटी है, एक स्टेक होल्डर कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर की तरफ से भी डायरेक्टर बैठाइए ना। हम तो ये कहेंगे कि जो कोर्ट क्या करता है कि एक अपनी तरफ से व्यक्ति जो बैठा देता है, उसकी जगह पे कंज्यूमर में से ही चुन करके, नहीं, चाहे उसका तो इलेक्शन करा ले, चाहे तो जो करा ले, तिवारी जी उसका उसमें से एक प्रावधान कैरेक्टर है। अपॉइंट कर दे। हाँ, नहीं, तिवारी जी उसमें प्रावधान ये है कि जो IRP होता है, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया, उसमें सेक्शन 25A का प्रावधान है IBC कोड के अंदर में, कि अगर 10 से ज्यादा आइडेंटिकल फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, जैसे होम बायर्स आइडेंटिकल फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल IRP अपॉइंट होगा जो उनके स्टेक को प्रोटेक्ट करेगा। तो आपकी जो बात है कि भाई उनके लिए कोई एक बंदा जरूर होना चाहिए COC के अंदर में, कि उनके सारे चीजों को COC के समक्ष लाए। अभी तक की प्रैक्टिस से जो मैं देख रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रैक्टिस से क्या होता है कि उनके जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई बैठा दिया जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि उन एक्चुअल बायर में से ही किसी व्यक्ति को क्यों ना इलेक्ट करके बैठा दिया जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि उन्हीं बायर में से, क्योंकि वो बायर है, वो व्यक्तिगत तौर पे उस चीजों को महसूस कर रहा है, वो जान रहा है। आपने स्टेक होल्डर तो मान लिया उनको, बहुत सही। आपने प्राइम गेटर भी आप उनको मान लिए, वो भी चलो ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि उन्हीं बायर में से, जो भी बायर है, उन्हीं में से क्यों नहीं आप मान लिए, सपोज कीजिए एक बिल्डर है, उससे कुछ कमर्शियल है, उससे कुछ रेजिडेंशियल है, उसके और भी कुछ प्रोजेक्ट होंगे। आपने कमर्शियल से एक आदमी को चुन लिया, आपने रेजिडेंशियल, उनको भी डायरेक्टर बना दीजिए उसमें। फिर वो फिर जब मिलजुल करके वो उसको देखें कि रिस्ट्रक्चर कैसे होगा। दिक्कत देखिए अम्रपाली में, और ये आपको क्या नाम है, एक और बिल्डर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इन लोगों को जेपी में दिक्कत कहां आ रही थी। अभी तो जेपी का तो नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं अम्रपाली का। कोर्ट ने एक व्यक्ति बैठा दिया, आप देखिए ना, बिक नहीं रहे हैं। वो कह रहा है कि नहीं जी हम बेचेंगे, इसमें से पैसा लगा करके इसमें लगाएंगे। गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। अगर वही डायरेक्टर में से कोई एक व्यक्ति कंज्यूमर का होता, प्रतिनिधित्व करता, तो अपनों तक वो बात ले जाता, फिर वो गवर्नमेंट पे प्रेशर ग्रुप बनाता। अब तो बेचारा वो बैठा हुआ है कि नहीं जी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, सब कुछ हो गया जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जा रहा है। प्रतिनिधित्व का थोड़ा सा मसला है यहाँ पे। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मृणाल जी, कुछ वैसा हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट के पायनियर के जजमेंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि देखिए ये जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये बड़ा ही एक्सपर्ट प्रोसेस होता है। हाँ, इसीलिए उस एक्सपर्ट को लाना बहुत जरूरी है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक IRP को लाया गया कि भाई अगर 10 से प्रतिनिधित्व में ऐसा हो जाए सर कि अगर 15 जैसे 10 से ज्यादा है, मान लीजिए 12 लोग हैं, 12 लोग वो चुन ले कि ये व्यक्ति फलाने जी हमारे साथ बैठेंगे, डायरेक्टर में जाए, वो बैठे उनमें से। ये प्रस्ताव दिया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, मैं एक कानून में जो अभी के जो एग्जिस्टिंग कानून है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, उस एग्जिस्टिंग कानून में के अंतर्गत ये बहुत ही सही प्रावधान है, और कोर्ट ने इस चीज को अप्रिशिएट भी किया। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया कि भाई अगर 100 बायर्स हैं, 150 बायर है, 1000 बायर हैं, तो सारे लोग तो COC में जाके अपनी चीजों को बोल नहीं सकते। इसलिए सेक्शन 25A इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई उन लोगों को चूज किया, वो लोग मिलके 3 IRP में से एक IRP चूज करेंगे, जो उनकी चीजों को लेके COC के समक्ष वो ले जाएंगे, और COC उन चीजों को कंसीडर करेगी। और सारी चीजें, वोटिंग पैटर्न, एवरीथिंग उसमें बड़े ही विस्तृत ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। तो प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन हाँ अब ये बात है कि खुद इंडिविजुअल होम बायर्स जाए अपनी चीजों को लेके, इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब लोग इंडिविजुअल जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई एक बंदा उनके बिहाफ में जाएगा जो एक्सपर्ट होगा। ठीक है, मृणाल जी ने बात कही। और रेखा सिंह जी, बड़ी जल्दी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो भी बात कही थी मृणाल जी ने, पहले के धैर्य रखने की अभी जरूरत है कंज्यूमर को, तो सहमत हैं आप मृणाल जी की बात से? हाँ जी प्रशांत जी, मृणाल जी और AK तिवारी जी के बात से मैं बिल्कुल ही प्रभावित हूँ। मैं बताऊंगी कि सेम ये पोजीशन हुई थी गौर बिल्डर्स की पोजीशन हुई थी, जो कि मनोज गौर भी दिवालिया बोलने वाले थे, वो भी करने वाले थे, 1 ईयर पहले की बात है। तो जो मृणाल जी ने, जो AK तिवारी जी ने जो बात बोली है, तो सेम वहां भी यही सिचुएशन हुई थी कि जो भी होम वायर्स थे उसमें से लोगों को कलेक्ट किया गया, और बहुत ही धैर्य, बहुत समझदारी से इस चीजों को उन लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्शन भी किया, अपना घर भी वापस लिया। और बाकी जिनकी लड़ाई है वो काफी 1 से 2 ईयर्स में उनकी लड़ाई जो है
काफी आगे बढ़ी है और जीत हुई है। तो ये गुड डिसीजन है। आम्रपाली और जेपी की तरह ना इसे लेट करे, तो अगर इस बातों को भी माने तो काफी हद तक उन्हें रिलीफ मिल सकती है और घर भी मिल ठीक सकती है, ठीक है रेखा सिंह जी। मृणाल जी, एके तिवारी जी, रेखा मैं एक चीज बस, मृणाल जी यहाँ पे हैं, मृणाल बोलिए जी बोलिए से बोलिए। थोड़ा सा इनके ज्ञान का मैं लाभ लेना चाहता हूँ। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्ट है। मैं एक चीज को एड ऑन करना चाहता था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना होगा, पेनलाइज करने से ना, बिल्डर को सिर्फ पेनलाइज करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आपने क्या किया, यहाँ पे 1250 करोड़ देना और ढहाने की बात आप तो आपने कर दी, 1 मिनट में आपने उठा दिया, आपने देर भी नहीं लगाई, चलिए कर दिया आपने कि भाई आप ढहा दो। आज एक बिल्डर जो ठीक ठाक चल रहा था, सुधर सकता था, बच सकता था, उसके बचने में कंज्यूमर का फायदा भी था। मृणाल जी अगर सहमत होंगे मेरी बातों से, मैं समझता हूं जहां तक कि अगर वो थोड़ा बचा होता, चीज कर रहा होता, कार्यक्रम कर रहा होता, तो शायद वो लोगों को डिलीवर भी हो जाती, एटलीस्ट जो बना हुआ है वो डिलीवर हो जाता। लैंड, मैं जहां तक जानता हूं सुपरटेक के मामले में, इनके पास लैंड बैंक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लैंड है, उनसे उनसे पैसे निकल सकते थे, उनको चीजें सेल आउट करके उन चीजों को बनाया जा सकता था, उसके लिए दबाव बनाया जा सकता था समय दे करके। लेकिन एक साथ एक समय फ्रेम के अंदर आप एक समय जग जाते हैं, सरकार भी एक समय जग जाती है जी पक्ष रखने में, इतने दिनों तक क्यों? आप यही काम सरकार को पहले पेनलाइज करते हो, अथॉरिटी को आप उसको किसी बीच में लाते, कोई ऐसी रेरा जैसी व्यवस्था को आप एकदम जिम्मेदार बना करके कि नहीं जी तुम ऐसा नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें पेनलाइज करूंगा। इतने टाइम पे ये चीजें नहीं, जैसे बैंक पैसा देता है जनाब, अगर आप कंज्यूमर हैं तो जैसे जैसे फ्लोर बनते जाएगा बैंक पैसा देते जाता है। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है कि एक बैंक बना करके उसमें पैसा रख करके गवर्नमेंट उसमें एक हिस्सेदार बने और उसी से जैसे जैसे वो तैयार होते जाए वैसे वैसे वो पैसा चलते जाए, लगते जाए, अदरवाइज वो एक अकाउंट में पड़ा रहे पैसा। ऐसा किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। ठीक है और ये प्रपोज है, तिवारी जी। मुझे याद है कि जब जब रेरा ड्राफ्ट हो रहा था तब हम लोग भी उसमें थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बाद में बोला कि नहीं जी, पहला कंज्यूमर का राइट होगा, कंज्यूमर भी उसमें एक स्टेक होल्डर होगा, बैंकर नहीं चलेगा कि बैंकर का पहला राइट बन जाता था। ये प्रपोज था रेरा में भी, लेकिन देखिए लेजिस्लेचरों ने किया क्या, उस चीज को खा गए। ऐसा नहीं है कि प्रपोज नहीं था, ये था उस रेरा में, इन लोगों ने उस चीज को देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, कर दिया। कोर्ट और सरकार को भी मिल करके ऐसा करना चाहिए कि किसी बिल्डर को तुरंत मार ही मत डालो, गलती किया है सजा दो, लेकिन उस पर जिम्मेदारी डालो, खत्म मत कर दो उसको। ठीक है, मृणाल जी से मैं आंसर लेना चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव। मृणाल जी जल्दी से आपसे भी मैं आंसर लेना बस चाहूंगा। ये बात बोलना चाहूंगा कि कानून है, उसका एक एक्सिक्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। और जहां तक रेखा सिंह जी ने एक बात बोली, रेरा के अंदर ही एक सेक्शन है जिसके अंदर में RWA जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वही पूरा पूरा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट टेक ओवर करके उस प्रोजेक्ट को आगे बना सकती है और बिल्डर को बाहर कर सकती है। ठीक है, तो कानून तो है, कानून के अंदर में बहुत सारी चीजों का प्रावधान है, लेकिन उस कानून को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करना है और उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करना है। मृणाल जी, बात ही तो यही आती है कि लूप होल छोड़ देते हैं ना। एटीएस आज के डेट में किस चीज का लेता है? आप कहते हैं कि नहीं जी 80% और 70% तक होना चाहिए, ऑक्युपाइड होना चाहिए। बिल्डर क्या करता है, 30% रख लेता है अपने पास स्टेक और उसको 10 साल तक 12 साल तक चलाए रखता है। किस बिल्डर को देखा आपने 3 साल में 4 सालों में RWA को देते हुए? नहीं देता है जी। बिल्डरों बाकी से अगर फ्लैट आप अपने बात, पास रख लेता है, टीआई जी, खाते में बना बिल्डरों करके से कहता है अगर कि आप नहीं मैं बात स्टेक करेंगे, होल्डर हो गया। आज के दिन में बिल्डरों से आप बात करेंगे, मैं तो बिल्डरों से हमेशा कॉन्वर्सेशन में रहता हूँ डे इन डे आउट। बिल्डरों से बात करेंगे तो उनकी अलग समस्याएं हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते करते मैं कितना पैसा लगा देता हूँ, ऑफिशियली अनऑफिशियली, हाँ, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 10% पेमेंट पे नोएडा अथॉरिटी में लैंड मिल जाती थी और फिर लीज रेंट्स मिलता था। लीज रेंट आज नहीं मिले। आज नोएडा अथॉरिटी की हालत क्या है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है। आज जो उनका 100 करोड़ रुपए जो उनके हिसाब से बचा हुआ है, उनको बायर्स 5 करोड़ रुपए भी नहीं दे रहे हैं, और कुछ कुछ केस में तो 0 पेमेंट। तो ये भी जरा सोचें कि क्या है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हर स्टेज पे इन्वॉल्व रहते हैं
और सबका उन सारे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहता है। एक प्रोजेक्ट ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाता है सर, लॉन्च होने के पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली। और जहां तक नोएडा अथॉरिटी, ये 2016 से पहले जो स्कीम आई थी, एक बार मुझे याद है मैं एक बार डिबेट में गया था, मैं वो स्कीम के बारे में बात कर रहा था कि नोएडा अथॉरिटी रिबेट दे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी आज के दिन में रिबेट कहाँ देती है? वो बोलती है कि उनको कंपाउंडिंग ब्याज चाहिए। अगर वो 10 करोड़ रुपए दे रही हैं, हाँ, तो आज के 4 साल 5 साल के बाद वही 10 करोड़ 75-80 करोड़ हो जा रहा है। अब आयरनी देखिए कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में उनको 70 करोड़ का 1 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर वहां पे होम बायर्स आके बैठे हुए हैं, बैंक्स आके बैठे हुए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट, हमारे एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में वो लेके लड़ रहे हैं कि मैं भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं, मुझे भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, अभी इवॉल्व हो रही हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। तिवारी जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद म्यूट है आपका माइक। मेरी आवाज अब आ रही है आपको? जी, थोड़ा सा समय का अभाव है तिवारी जी, थोड़ा सा जल्दी इसको खत्म करिए। आपको 30 सेकंड में बात। मैं ये कहना चाह रहा था सर, आप जरा देखिए, आप बिल्कुल सही अपनी जगह पे कह रहे हैं कि आज ये स्थिति नहीं है, आज ये स्थिति नहीं है। जितने लोगों ने नए प्लॉट लिए हैं, जो अथॉरिटी से जिन्होंने लॉट कराए हैं, जो आपके अकॉर्डिंग सारा पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आज वो बिल्डर डिफॉल्टर अभी नहीं है, बल्कि सही चल रहे हैं। जिन लोगों ने प्लॉट बहुत सस्ते रेट पे लिया, जिनको सारा स्कीम गवर्नमेंट ने दिया, वही डिफॉल्ट कर रहे हैं। और वो डिफॉल्ट कर रहे हैं जिनके पास, मैं कह रहा हूं, लैंड बैंक पड़ा हुआ है। आप जेपी देख लीजिए, आम्रपाली देख लीजिए, सुपरटेक देख लीजिए, सारे जितने भी बिल्डर हैं वो बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत सस्ते रेटों पे जमीन उठाई, बहुत ज्यादा उठाई, और उनके पास ये पूरे करने के, जो भी चीजें प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं थी। सरकार भी उनके साथ में थी, तब सरकार भी इतने परेशान नहीं करती थी, लेकिन सब कुछ था इंटेंशन पे। इंटेंशन आपका क्या था? लेचरों का भी इंटेंशन वैसा ही था और बिल्डरों का भी इंटेंशन वैसा ही था। सब कुछ घूम फिर करके उसी बातों पे चली आती है। देखिए, आज आप देखिए, बहुत सारे तो प्रोजेक्ट पे नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ, जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले वो अलॉट कराया और अब वो प्रोजेक्शन देने जा रहे हैं, महंगे रेटों पे उन्होंने दिया। बहुत सही है। जब 2016 में रेरा आया था तो बहुत बड़ी डिबेट हुई कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि 2016 में तो रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल बूम कर रहा था। तो उन्होंने कानून बनाया और फ्यूचर प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर में डाल दिए। मैं इस डिबेट को करता रहा, मैं बोलता रहा, इवन मैंने एक रिट पिटीशन भी कोर्ट में फाइल की कि भाई जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं उनको भी आप रेरा के अंतर्गत डाल दीजिए ताकि उनपे भी कोई नकेल कसी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया उस चीज को कि हम लोग लेजिस्लेटिव इंटेंट से अगेंस्ट नहीं जा सकते, रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं कर सकते कानून का। मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डाला था इस चीज को लेके। कोर्ट ने बोला कि मैं रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकता, मैं आने वाले दिनों के लिए मैं बोल सकता हूँ भाई अब जो प्रोजेक्ट होगा वो रेरा के अंतर्गत होगा। लेकिन समस्या तो वहीं शुरू हो गई, जो आज 2016 से पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे वो आज तक उसकी डिलीवरी नहीं हो, बोलते कि रेरा के अंदर में नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है मृणाल जी और ए.के. तिवारी जी, आपने जो बातें कही हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो आम लोग नहीं समझते थे, आम लोगों को जानकारी में नहीं थी, और हमारा मकसद यही रहता है ये लीगल नजर में ऐसी चर्चाएं करने का कि जो भी आम लोगों की समस्याएं होती हैं, जो भी कंज्यूमर्स की समस्याएं होती हैं, जो लीगल तौर पर अपने आप को अक्षम मानते हैं, उनको सारी चीजें अपनी समझ में आए, वो अपने ज्ञान का वर्धन करें। आप जैसे एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। मृणाल जी, ए.के. तिवारी जी, रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मृणाल जी ने एक बात कही है कि धैर्य बनाए रखिए, तो कंज्यूमर हमेशा धैर्य बनाकर ही चलता है। अगर कोई काम करने आगे निकलता है तो धैर्य बनाकर सोचकर ही धैर्य के साथ कर भी क्या सकता है, धैर्य के सिवा क्या करेगा? बिल्कुल ए.के. तिवारी जी, धैर्य के अलावा करने के लिए क्या है, चूंकि रेखा सिंह जी ने कहा था सिविल की तरफ जाइए और तिवारी जी ने सिविल की तरफ से उसको बाय मोड़ दिया है। तो अब कोशिश यही करें कि धैर्य बना के रखें, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जो भी बिल्डर्स वगैरह हैं या कंपनियां हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट निकालें जिससे कंज्यूमर का भी फायदा हो, आपका तो ही हो लेकिन कंज्यूमर का भी फायदा हो। तो मृणाल जी, तिवारी जी, रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आगे भी आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।